हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हर व्यक्ति के लिए उसके देश का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो आज हम बात करेंगे अपने महान भारत देश की, जिसका नाम है भारत। और हम जानेंगे कि कैसे भारतीय सभ्यता ने और संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ सीखने के लिए दिया और बहुत पुराने समय से बहुत ज़्यादा सहायता करी है पूरी दुनिया की। और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये सभ्यता और संस्कृति चलती रहे। तो आज का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरा नाम है राहुल यादव, ये है आपका अपना सर ट्यूटोरियल। चलिए बनाते हैं इंग्लिश को इजी और शुरू करते हैं आपका चैप्टर। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। सिविलाइजेशन, सभ्यता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे फादर और फादर के फादर हुए ग्रैंडफादर हो गए या ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ पेरोस वॉज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. तो यहाँ पे और जो महान देश थे जिनके बारे में आप इतिहास में भी पढ़ सकते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कुछ देशों का पतन हो गया, और कुछ देश ऐसे थे जो आज भी हैं लेकिन वो अपनी सभ्यता या तो भूल चुके हैं या फिर पता ही नहीं चलता है कि उनकी सभ्यता कहाँ की है। उसी के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से उल्लेख किया है आपके ऑथर ने। रोम चला गया, रोम के बारे में, रोम चला गया, सभ्यता चली गई। यूनान का भी वही हश्र हुआ, फराव की शक्ति नष्ट हो गई, जापान पश्चिमीकृत हो गया। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी ना किसी तरह अपनी नींव पर मजबूत है। यानी कि बाकी सारे देशों में क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव हुए या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूर्णतः बदल गईं, लेकिन भारत अभी भी अपनी नींव पर, या ये कह सकते हैं कि जिस तरह शुरू हुई थी सभ्यता संस्कृति, उसको साथ में लेकर के चलता हुआ। द पीपल ऑफ यूरोप learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome which exist no longer in their former glory. यूरोप के लोग यूनान या रोम के उन लोगों के लेखन से सबक सीखते हैं जो अब अपने पूर्व गौरव में नहीं रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें कुछ भी अपनी संस्कृति या अपने इतिहास के बारे में जानना है तो कहीं ना कहीं वो रिटन फॉर्म में है या लिखित हमारे पास है, तभी हम उस चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीस की और रोम का जो पुरानी राइटिंग्स हैं या जो लेख हैं, उससे यूरोप के पूरे लोग जानते हैं या चीज़ें सीखते हैं। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग यह कल्पना करते हैं कि वे यूनान और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। पिटिएबल, दयनीय, यानी कि दया खाने वाली या दयनीय योग्य। अब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं, अच्छा हिस्ट्री या इतिहास का महत्व क्या होता है? हिस्ट्री या इतिहास के दो महत्व होते हैं। पहला महत्व ये होता है कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलता है, और दूसरा जो उसका छुपा मतलब होता है वो यह होता है कि जो गलतियाँ पास्ट में या पहले हो चुकी हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। लेकिन पूरी तरह उसी पे निर्भर रहना या डिपेंड रहना क्या सही चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपके लेखक ने मेंशन किया है। In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. इन सब के बीच भारत अविचल बना हुआ है और यही उसकी महिमा है। Immovable यानी कि जो अविचल हो या जो अपनी जगह से या जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में अभी भी बरकरार है। Glory, महिमा। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. अब यहाँ पे भारत पे लगे कुछ कह सकते हैं कि आरोप हैं या किसी ना किसी तरह भारत पे क्या किया गया है, कमियां निकालने की कोशिश की गई है। और क्या क्या मान के चलते हैं लोग
भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग इतने असभ्य, अनसिविलाइज्ड, असभ्य यानी कि सभ्यता नहीं है, बात करने के तरीका नहीं है या लोगों के बीच में बैठने का तरीका नहीं है, इग्नोरेंट, अज्ञानी, स्टोलेट, जड़, कि उन्हें किसी भी बदलाव के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी कि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, जैसा समय चल रहा होता है वैसे आपको बदलना होता है। तो ये माना जाता है कि समय के हिसाब से बदलना भारत को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं, ये 3 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलेट, यानी कि असभ्य, अज्ञानी और जड़। It is a change really against our merit. Sorry, it is a charge really against our merit. यह वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है। Merit, योग्यता। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. हमने अनुभव की कसौटी पर जो परखा है और जिसे सत्य पाया है, उसे हम बदलने का साहस नहीं कर सकते। Many trust their advice upon India and she remains steady. अनेक लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं और वह स्थिर रहता है। ट्रस्ट, थोपना, स्टडी, स्थिर रहना या रुके रहना या अपनी चीज पे कायम रहना। दिस इज हर ब्यूटी, हर यहाँ पे जो लिखा है या उसकी, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, भारत के बारे में बात हो रही है। इट इज द शीट एंकर ऑफ अवर होप, यह उसकी सुंदरता है, यही हमारी आशा का आधार है। शीट एंकर ऑफ अवर होप, आशा का आधार। Civilization is that mode of conduct which points out to the man the path of duty. सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। यानी कि जो सिविलाइजेशन है या जो सभ्यता होती है वो क्या सिखाती हैं कि ह्यूमंस का या जो उस सभ्यता के लोग हैं उनका कर्म किस तरह होना चाहिए या उनके लिए क्या करना आवश्यक है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. कर्तव्य पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। यानी कि ये दो चीज़ें, यानी कि ड्यूटी जो कि आपका कर्तव्य है, मोरालिटी फिर से नैतिकता, और कैसी है, बदली जा सकती है या चेंज किया जा सकता है। नैतिकता का पालन करना अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। यानी कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ऐसे दौर से या ऐसे वक्त से गुजर रहे होते हैं कि हम गलत और सही में फैसला करने की ज़रूरत आ जाती है। तो उस समय हमें नैतिकता के साथ काम करना चाहिए और जो सही है उसी के साथ रहना चाहिए। गलत को हमें कभी भी साथ नहीं देना चाहिए और इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो डूइंग वी नो अवर सेल्फ, ऐसा करके हम स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब गुजरात यानी कि जो एक स्टेट है हमारी कंट्री का, उसके बारे में बता रहे हैं। सभ्यता का गुजराती पर्यायवाची शब्द है अच्छा आचरण। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, देन इंडिया, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is at it should be. यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने दर्शाया है, किसी अन्य से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। We notice that the mind is restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है। दिमाग के बारे में या ह्यूमन थॉट प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। रेस्टलेस बर्ड, चंचल पक्षी क्यों? जो उड़ती रहती है, जो उड़ता रहता है। तो दिमाग भी हमारा ऐसा है कि हमें जितनी भी चीज़ें पता चलती हैं, जानने की इच्छा या और पता लगाने की इच्छा जागृत रहती है बराबर से। जितना ज़्यादा उसे मिलता है उतना ही ज़्यादा चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. हम अपनी वासनाओं में जितना ज़्यादा लिप्त होते हैं वे उतनी ही बेलगाम होती जाती हैं। अनब्रिल्ड, बेलगाम, यानी कि जब भी हमें ऐसी चीज़ों के पीछे, जैसे एक बहुत कॉमन टर्म है लग्जरी, या ऐसी चीज़ें जो हमें आराम दे रही हों, तो हम जितना आराम के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं उतना ही हमारी आदत हो जाती है कि हम आराम से चीज़ें करें, आराम में रहने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा आप तप करेंगे, जितना ज़्यादा आप तपस्या करेंगे अपने कर्म को लेकर के, उतना ही ज़्यादा आप आगे जाने वाले हैं।
Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी भोग विलास की एक सीमा तय की है. Indulgence, भोग विलास. They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने देखा कि खुशी मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धनी होने के कारण सुखी हो या निर्धन होने के कारण दुखी हो. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. धनी प्रायः दुखी और निर्धन सुखी दिखाई देते हैं. Millions will always remain poor. लाखों लोग हमेशा निर्धन ही रहेंगे. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. यह सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से विमुख किया या डिसऑर्डर्ड कह सकते हैं, कट ऑफ किया, विमुख किया. एंसेस्टर्स, पूर्वज, लग्जरीज, सुख सुविधाएं. We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हम उसी प्रकार के हल से काम चलाते हैं जो हजारों साल पहले चलता था. We have retained the same kind of cottages that we had in our former times and our indigenous education remains the same as before. हमने उसी प्रकार की झोपड़ियां रखी हैं जो पहले थी और हमारी स्वदेशी शिक्षा भी पहले जैसी ही है. We have had no system of life coding competition. हमारे यहाँ जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं है. कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा. कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का कह सकते हैं मतलब यह होता है कि सबसे अच्छा होना या सबसे आगे जाने की होड़. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हर कोई अपना व्यवसाय या व्यापार करता है और एक निश्चित वेतन लेता है. बहुत सिंपल सी बात है कि अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ना किसी के पास या तो कोई व्यवसाय होता है या कहीं ना कहीं उसके पास कोई नौकरी होती है और उनके पास एक सफिशिएंट या फिक्स अमाउंट का जो मनी होता है वो आ जाता है. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ऐसा नहीं है कि हम मशीनों का आविष्कार नहीं जानते थे. इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार करना, इन्वेंट करना, मशीनरी, मशीनें. लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम ऐसी चीजों में लग गए तो हम गुलाम बन जाएंगे, अर्थात स्लेव्स, और अपनी नैतिकता खो देंगे, मॉरल फाइबर, नैतिकता. They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए उन्होंने सोच समझकर यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hand and feet. वे समझते थे कि हमारी असली सुख और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों को सही इस्तेमाल में निहित है. और ये बहुत ही सही बात हम कह सकते हैं. आजकल के समय में क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो लोगों को होती हैं वो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या कह सकते हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा या शुगर हो जाता है. वो सब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी दिनचर्या कैसी है. या तो हम घर से निकल करके स्कूल जाते हैं, स्कूल में बैठे रहते हैं, स्कूल से लौट करके आए, फिर घर आ गए, फिर पढ़ने के लिए बैठ गए. ऐसे ही अगर एक वयस्क की या अडल्ट की बात करें तो वो अपने घर में बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, फिर सुबह क्या हुआ, वो अपने ऑफिस चले गए. वहाँ गए तो उनके पास वहाँ डेस्क है, वहाँ पर वो बैठ करके कंप्यूटर पर या जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहे हैं. तो इससे क्या है, जो उनके हाथ का और जो उनके पैरों का मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या है, अनफिट होती जा रही है. तो उसी चीज़ का यहाँ निवारण लिखा है कि जितना ज़्यादा हम अपने हाथ और पैरों को चलाएंगे, अर्थात जितना मूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. वे आगे तर्क देते थे कि बड़े शहर एक जाल और बेकार का बोझ है. स्नेयर, जाल, यूजलेस एनकम्ब्रेंस, बेकार का बोझ, और लोग उनमें खुश नहीं रह पाएंगे. वहाँ चोरों और लुटेरों के गिरोह होंगे, वैश्यावृत्ति और अनैतिकता
फल फूल रही होगी और अमीर लोग गरीबों को लूट रहे होंगे। यानी कि हर प्रकार का जो अपराध है वो कह सकते हैं कि देखने में मिलेगा बड़े बड़े शहरों में। और बिल्कुल सही बात थी, जितने ज़्यादा बड़े शहर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अपराध के लिए क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। किसी भी तरीके का अपराध वहाँ होता रहता है। They were therefore satisfied with small villages, इसलिए वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereignty of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. वे देखते थे कि राजा और उनकी तलवारें नीति की तलवार से तुच्छ हैं। इन्फीरियर, तुच्छ होना या छोटा होना, यानी कि तलवार की बात हो रही है, किसके? स्वॉर्ड्स, तलवारें, किसकी तलवार की? राजा की। और किसके सामने उसको तुच्छ बता रहे हैं? नीति या एथिक्स। और इसलिए वे पृथ्वी के शासकों को ऋषियों और फकीरों से भी तुच्छ समझते थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. ऐसे संविधान वाले राष्ट्र के लिए दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाना अधिक उपयुक्त है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. इस राष्ट्र में न्यायालय, वकील और डॉक्टर थे, परंतु वे सभी सीमाओं के भीतर थे। बाउंड्स, सीमाएं। Everybody knew that these professions were not particularly superior. सभी जानते थे कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। Superior, श्रेष्ठ होना या सबसे ऊपर होना। Professions, पेशे। Moreover, these vakils and vaids did not rob people. They were considered people's dependent, not their masters. इसके अलावा ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे, उन्हें लोगों का स्वामी नहीं बल्कि उनका आश्रित माना जाता था। वकील एंड वैद्य, वकील यानी कि लॉयर, और वैद्य जो गांव में बेसिकली आपको देखने में मिलता है कि छोटे मोटे जो बीमारियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं तो उनका इलाज करते हैं, वो लोगों को लूटते नहीं थे। डिपेंडेंट यानी कि आश्रित होना, किस पे आश्रित रहते थे? लोगों पे रहते थे। जब वकील की ज़रूरत पड़ेगी, किसको? जनता को, तभी वकील काम में आने वाले हैं, नहीं तो उनका कोई काम नहीं है। इसी प्रकार जब कोई बीमार होगा तभी वैद्य काम में आने वाले हैं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय काफ़ी हद तक निष्पक्ष था। टॉलरेबली फेयर, काफ़ी हद तक निष्पक्ष, और जस्टिस आपको पता होना चाहिए कि न्याय। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य नियम यह था कि अदालतों से दूर रहा जाए। और अभी भी कोशिश करते हैं लोग कि अदालत जाने की या पुलिस के पास या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत किसी को ना पड़े। There were no torts to lure people into them. Torts, दलाल, lure people into them, अदालतों में फंसाने की। ऊपर आपने देखा यहाँ पे मेंशन है कोर्ट्स, तो them की बात हो रही है, किसमें फंसाने की बात हो रही है? अदालत में। This evil too was noticeable only in and around capitals. यह बुराई भी केवल राजधानियों और उसके आसपास ही दिखाई देती है, यानी कि बड़े शहरों में दिखाई देती है। नोटिसेबल दिखाई देती है या कंसीडर में आती है। The common people lived independently and followed their agricultural occupation. आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपना कृषि व्यवसाय करते थे। और अभी भी आप देखेंगे कि अगर बेसिकली अगर हम जाते हैं, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो एग्रीकल्चरल, और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहता है भारत मुख्यतः। और बहुत समय तक हमने ये भी बात पढ़ी है कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल नेशन। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे सच्चे स्वशासन का आनंद लेते थे। होम रूल, स्वशासन, यानी कि खुद से अपने पे रूल करना, खुद से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करना और हर चीज़ को बहुत अच्छे से चलाना। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। भारतीय सभ्यता जैसा कि मैंने वर्णन किया, उसके अनुयायियों ने भी वैसा ही वर्णन किया है। वोटरीज, अनुयायियों ने, यानी कि जिस तरह उन्होंने बताया है उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन आपको देखने में मिलता है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। दुनिया के किसी भी विभाग में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी मनुष्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को या किसी भी हिस्से को जीवन के उठा करके आप देख लेंगे तो पूरा परफेक्ट या पूरी तरह आप ये नहीं कह सकते कि
अच्छा है, सब कुछ एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल नहीं अच्छे होते। तो कभी भी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, कभी भी सारी चीज़ें लाइन अप नहीं होती। उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं ऑथर। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। भारतीय सभ्यताओं की प्रवृत्ति नैतिकता को उन्नत करने की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का प्रचार करती है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। पाश्चात्य सभ्यता ईश्वरहीन है, पाश्चात्य सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. अतः इस समझ और विश्वास के साथ प्रत्येक भारत प्रेमी को प्राचीन भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार जुड़े रहना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ के स्तन से जुड़ा रहता है। यानी कि अगर नैतिकता को बढ़ाना है तो हमें भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है, और साथ ही भारतीय सभ्यता के साथ ही जुड़े रहने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता है। आई एम नो हेटर ऑफ दी वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता। उन्होंने सीधे सीधे ये बात बताई कि वो पश्चिम से नफरत नहीं करते, लेकिन वहाँ पर फैली हुई अनैतिकता या कुछ ऐसी चीज़ों से वो नफरत करते हैं जो पूरे संसार को बर्बाद करने या खराब करने का काम कर रही है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बिल्कुल, पश्चिमी साहित्य से मैंने जो कुछ सीखा है उसके लिए मैं पश्चिम का आभारी हूँ। वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई कुछ भी आप उठा लें जीवन में कि पूरी तरह वो गलत हो जाए। अगर कोई चीज़ में बहुत कुछ गलत है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अच्छा भी हो। तो उसी तरह वेस्टर्न कल्चर की जो अभी तक वो कमियां या खामियां गिना रहे थे, अब उन्होंने वेस्टर्न कल्चर में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ, उसके बारे में वो बता रहे हैं। और उसी में से क्या है, एक वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि पश्चिमी साहित्य। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ जिसने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुँचे तो मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ कहना होगा कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद मैंने उससे एक ही सबक सीखा है, वह यह है कि हमें हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। यानी कि अगर ऊंचाइयों पे जाना है या सफलता हासिल करनी है या प्राप्त करनी है तो क्या कहा उन्होंने कि जो वेस्टर्न कल्चर है उससे दूर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? और मॉडर्न सिविलाइजेशन या समय के साथ टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ चीज़ें जो बदली, उसी का नाम एक तरह कह सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन है। बहुत अच्छे से लेखक ने उल्लेख किया इसका। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटीरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज़ अनऑल्टरेटेड मैटेरियलिज्म, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. यह भौतिकता की पूजा है। मटीरियल, भौतिकता, यह हमारे भीतर के पश्चिमिकता की पूजा है। यह विशुद्ध भौतिकवाद है और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह हर कदम पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में ना सोचे। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन उनके हिसाब से क्या है? मटीरियल या चीज़ों के पीछे जो हम लोग भागते रहते हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशंस। दोनों सभ्यताओं के गुणों का मूल्यांकन करना शायद आवश्यक ही नहीं बल्कि बेकार भी है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their or respective spheres. यह संभव है कि पश्चिम ने अपने जलवायु और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।
जिसमें वो पूरी तरह जो अभी तक वो बर्खास्त करने की बात कर रहे थे और कमी बता रहे थे, अब उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि क्यों वेस्टर्न या पश्चिमी सभ्यता जो है अपनी तरह है। कोई भी सभ्यता होती है वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है, पहला उसका क्लाइमेट यानी कि जलवायु, और दूसरा उसकी सराउंडिंग्स यानी कि उसका परिवेश। उसी के हिसाब से वो सभ्यता जो होती है फलती फूलती है। तो अब उन्होंने वही कारण दिया कि वो अपने क्लाइमेट यानी कि जलवायु के हिसाब से है और उसके अगल बगल की चीज़ें या परिवेश के हिसाब से है। और इसी तरह हमारे पास भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एक सभ्यता है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी हैं। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता है। Indefinite multiplicity of human wants, बहुत ज़रूरी बात। मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता यानी कि अभी तक क्या था कि हम थोड़ी सी चीज़ों में या जितना ज़रूरत या जितना पर्याप्त था उतने से काम चलाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हमारी जो ज़रूरत होती है वो पूरी ही नहीं पड़ती है। आज के समय में जो एक बहुत ही कह सकते हैं साधारण सा उदाहरण है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है, मोबाइल फ़ोन। टेक्नोलॉजी और साइंस ने मिल करके हमें एक डिवाइस दिया जिसका नाम क्या है, मोबाइल फ़ोन, जिससे हम बात करने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उसकी ज़रूरत कितनी है लोगों को कि हर साल, जो कि एक फ़ोन को 4-5-6 साल मेरे हिसाब से चलाया जा सकता है, लेकिन लोग हर साल उसको बदलना चाहते हैं। ये क्या है? ये कुछ और नहीं, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता। जितनी ज़रूरत है उतना मिल गया लेकिन वो पूरा ही नहीं हो रहा, और चाहिए वाला हिसाब है। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन आवश्यकताओं पर अनिवार्य प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, इम्पेरेटिव, अनिवार्य, बहुत ज़रूरी, कि जो आपकी ज़रूरत का है उतना ही सिर्फ आपको मिले, उससे ज़्यादा की ना उम्मीद करिए ना उसके पीछे जाइए। और पुरानी सभ्यताओं में या प्राचीन सभ्यता में ऐसा ही था और उनका कठोर निगमन है। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. आधुनिक या पश्चिमी अतृप्ति वास्तव में भविष्य की स्थिति और इसलिए ईश्वरत्व में जीवांत विश्वास के अभाव से उत्पन्न होती है। डिविनिटी या डिवाइनिटी, ईश्वरत्व या ईश्वर में भरोसा। The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम अक्सर स्वयं के विरुद्ध भविष्य की स्थिति और एक ईश्वरीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास से उत्पन्न होता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती थी कि हमें भविष्य के बारे में सोच करके चलना है और हमें अपनी ज़रूरतों को जितना कम से कम हो उतना पूरा करना है। और किस पे भरोसा करना है? डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति, उस पे भरोसा करना है। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालिक और शानदार परिणाम इतने भयावह होते हैं कि उनका विरोध करना मुश्किल होता है। बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया मोबाइल फ़ोन का, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कुछ तो ऐसे इन्वेंशंस हैं या कुछ ऐसे आविष्कार हैं जिनको लोग ना ही समझना चाहते हैं ना ही इग्नोर करना चाहते हैं। रेजिस्ट, विरोध करना या रोकना। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य की जीत इसी प्रतिरोध में निहित है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख को त्यागने के खतरे में हैं। बार्टरिंग यानी कि त्यागना, परमानेंट गुड स्थायी सुख, मोमेंट्री प्लेजर क्षणिक सुख। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul.
जिस प्रकार पश्चिम में भौतिक चीज़ों में अद्भुत खोजें की गई हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आत्मा और आत्मा के संबंध में और भी अधिक अद्भुत खोजें की हैं। मार्वलस, अद्भुत। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन इन महान और उत्कृष्ट खोजों पर हमारी नज़र नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, हम पश्चिमी विज्ञान की भौतिक प्रगति से चकित हैं। डेजल्ड, चकित होना, हैरान होना, परेशान होना कि उस तरफ बहुत ज़्यादा प्रगति है और किन चीज़ों में है, टेक्नोलॉजी में और मटीरियलिस्टिक थिंग्स में है। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। एनामर्ड, मोहित होना, या कह सकते हैं अट्रैक्ट होना या खुश होना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। In fact, it almost seems as though God, in His wisdom, has prevented India from progressing on rush along those lines, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया है, ताकि वह भौतिकवाद के आक्रमण का प्रतिरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive till now. आखिर हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जिंदा रखा है। It has witnessed the fall of Babylon, Syrian, Persian and Egyptian civilization. इसने बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है। बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन, ये पुराने समय की बहुत महान सभ्यताएं हैं जिन्होंने संसार को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ का पतन पूरी तरह हो चुका और कुछ एकदम पतन के कगार पे हैं। कास्ट अ लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। अपने आसपास नजर डालिए, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन और रैदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आपको कहीं गिबन का इटली या यूं कहें कि प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था, मिल सकता है। Go to Greece. Where is the world famous Ethic civilization? ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एथिक्स सभ्यता कहाँ है। Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. फिर भारत आकर प्राचीनतम अभिलेखों को देखिए और अपने चारों ओर देखिए, आप कहेंगे हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ, जो कि भारत को बहुत ज़्यादा महान और सबसे आगे बनाता है। ट्रू, देयर वर टंग हीप्स टू हियर एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। सच है, यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर भी थे, लेकिन उनके नीचे गड़ा हुआ खजाना है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और उसके बचे रहने का कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने जो लक्ष्य रखा था वह भौतिक नहीं, यानी कि मटेरियल्स के पीछे, चीज़ों के पीछे भागना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइंस या आध्यात्मिक विकास। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, our Swaraj depend upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने, आत्मत्याग पर निर्भर करता है। सेल्फ इंडल्जेंस, आत्मभोग, सेल्फ डिनायल, आत्मत्याग, यानी कि चीज़ों के पीछे भागना नहीं सिखाती हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता कितना ज़रूरी है और कब हमें किस चीज़ के पीछे जाना है या नहीं जाना है वो सिखाती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता है, ना कि 12वीं में रहने वाले छात्रों को, बल्कि भारत के हर उस व्यक्ति को जो कि भारत को आगे ले जाना चाहता है या किसी ना किसी तरह भारत की किसी भी
हिस्से में या किसी भी फील्ड में मदद करना चाहता है, यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है। यानी कि यूरोप में जो चीज़ें हैं वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, उससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो भारत का विनाश हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है और यह हकीकत है कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं रहने दें और उसी के लिए बेस्ट है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. इसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ भी अच्छा है और जिसे हम आत्मसात कर सकते हैं, एसिमिलेट करने का मतलब कि कुछ ऐसा है जो उनसे सीख करके अपने में बदलाव किया जा सकता है, उसी को हम आत्मसात बोलते हैं। तो वो बिल्कुल करने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में अच्छी हैं या वास्तव में फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं, उसे हम अपनाएं और आत्मसात ना करें। क्योंकि इसका यह मतलब नहीं है कि यूरोपीय लोगों को भी उसमें घुसी हुई किसी भी बुराई से अलग नहीं होना पड़ेगा। आत्मसात करें होगा ना नहीं होगा। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. भौतिक सुविधाओं की निरंतर खोज और उनकी वृद्धि एक ऐसी बुराई है, और मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा यदि वे उन सुख सुविधाओं के बोझ तले दबकर नष्ट नहीं होना चाहते जिनके वे गुलाम बन रहे हैं, स्लेव्स यानी कि गुलाम। तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में या यूरोप के बारे में भी उनका ये कहना है कि जिन नीतियों के चलते वो मटेरियल्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं या भौतिकवाद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिस तरह वो स्लेव बनते जा रहे हैं उस तरह उनका पतन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत के लिए स्वर्ण ऊन के पीछे भागना निश्चित मृत्यु को आमंत्रित देना है। गोल्डन फ्लीस, स्वर्ण ऊन, यानी कि जो चीज़ दिख रही है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे बहुत ज़्यादा सुख मिल सकता है, उसके पीछे अगर भागेंगे तो पूरी तरीके से भारत की मृत्यु या पतन हो जाएगा। Let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher, plain living and high thinking. महात्मा गांधी भी इसी से इंस्पायर थे, इस लाइन से, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हम अपने जीवन में एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वाक्य को अंकित करते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking of the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. आज यह निश्चित है कि लाखों लोग उच्च जीवन नहीं जी सकते, और हम जो कुछ लोग जो आम जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से वंचित होने का जोखिम उठाते हैं। Civilization, in the real sense of the terms, consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of wants. सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में आवश्यकताओं के गुण में नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध में है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. केवल यही संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ाता और बढ़ावा देता है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. एक हद तक शारीरिक सामंजस्य और आराम जरूरी है। फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट, शारीरिक सामंजस्य और आराम, लेकिन एक हद से ज़्यादा यह मदद की बजाय रुकावट बन जाता है। हिंड्रेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस वर्ड भी यूज हो सकता है यहाँ। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare.
इसलिए असीमित इच्छाएं पैदा करने और उन्हें पूरा करने का आदर्श एक भ्रम और जाल सा लगता है। delusion and a snare, भ्रम और जाल। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet a certain point, a dead stop, where before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। अपनी शारीरिक ज़रूरतें, यहाँ तक कि अपनी संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक ज़रूरतों की पूर्ति को भी एक निश्चित बिंदु पर रोकना चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदल जाए। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे आपकी फिजिकल नीड्स हो या आप कितना ज़्यादा आप फिजिकली कंफर्ट रह सकते हैं वो हो, या आप कितना ज़्यादा सोचने में सक्षम हैं, दोनों चीज़ों को रोक देना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके गुलाम बन के रह जाते हैं। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। मनुष्य को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा ना बने, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। एनर्जी, ऊर्जा केंद्रित, कॉन्सेंट्रेटेड, केंद्रित होना। और आपका यह चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।